नमस्कार साथियों, हिंदी विद के डी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमने संज्ञा भाग 1 में संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेदों को जाना, जिसमें 5 संज्ञाएं पढ़ी: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा और नेक्स्ट था भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हमने बनाना सीखा। आज उसी क्रम में हम संज्ञा का भाग 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए बिना विलंब के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो आज का संज्ञा भाग 2 में हम वचन, लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले जानते हैं हम वचन के बारे में। किसके बारे में? वचन के बारे में। हिंदी में मूल रूप से 2 वचन होते हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन और दूसरा बहुवचन। देखिए, एक वचन से आशय है कि वे संज्ञा शब्द जिनसे एक का बोध होता हो। किसका बोध होता हो? एक का बोध होता हो। जैसे मेरे पास एक पुस्तक है, इसका मतलब एक का बोध हो रहा है। और बहुवचन क्या है? वे संज्ञा जिनसे एक से अधिक का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। अब एक सबसे बेहतरीन पॉइंट है, उसको ध्यान से देखेंगे। पॉइंट ये है कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। एक, हर एक, प्रत्येक, जनता, माल और सभी धातु। सभी धातु कहने का आशय कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा या सदैव एक वचन में किया जाता है। वे कौन है? एक, हर एक, प्रत्येक, जनता, माल और सभी धातु। ये किस में आते हैं? एक वचन। यहां एक विशेष बात यह है कि एक का बहुवचन क्या होता है? अनेक होता है। क्या होता है? अनेक। ये अनेकों कोई शब्द नहीं होता। अनेकों कोई शब्द नहीं होता। कई बार एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन वाक्य शुद्ध है। तो क्वेश्चन ये आएगा, सभा में अनेकों लोग थे। सभा में अनेकों लोग थे। अब ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, इसे आपने पहचानना है वचन की दृष्टि से। तो ये वाक्य अशुद्ध है। सभा में अनेक लोग थे होता तो वाक्य सही था, और सभा में अनेकों लोग थे ये वाक्य गलत है। क्यों है? क्योंकि एक का बहुवचन अनेक होता है, अनेकों नहीं होता। आइए दूसरी देखते हैं, दूसरा पॉइंट कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा या सदैव बहुवचन में करते हैं। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, एक दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है, या निम्नलिखित में से कौन बहुवचन शब्द नहीं है। तो कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। वे कौन है? आंसू, दर्शन, प्राण, होठ, हस्ताक्षर, अक्षत। अक्षत माने चावल, ये चावल का तत्सम है। आंसू, दर्शन, प्राण, होठ, हस्ताक्षर, अक्षत, बाल, भाग्य। बाल, भाग्य और होश। कहने का आशय कि आप इनको साथ के साथ याद करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपको स्वतः ही याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है। आंसू, दर्शन, प्राण, होठ, हस्ताक्षर, अक्षत, बाल, भाग्य, ये सभी क्या हैं? ये हमारे सदैव बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। इनका कोई द्वारा से बहुवचन आप नहीं बनाएंगे। तो 2 पॉइंट हुए कि वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से आशय कि जिनसे एक का बोध हो, और बहुवचन जिनसे एक से अधिक का बोध होता हो। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। एक, हर एक, प्रत्येक, जनता, माल और सभी धातु। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब है एक वचन में रहते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट है, एक का बहुवचन अनेक की होता है, अनेकों कोई शब्द नहीं होता। दूसरा हमने सीखा कि कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। कौन है वो? आंसू, दर्शन, प्राण, होठ, हस्ताक्षर, अक्षत, बाल, भाग्य, होश, ये सब क्या है? बहुवचन में रहने वाले। आइए इसी क्रम में अब दूसरा चीज सीखते हैं। दूसरा है, अब हम 2 बेहतरीन पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग
दो से अधिक, एक से अधिक, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक से अधिक के अर्थ में हो, के अर्थ में हो, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, क्या मतलब है जी इसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है कि जिससे केवल एक व्यक्ति का बोध हो, अर्थात जातिवाचक संज्ञा का एक निश्चित नाम ही क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। लेकिन यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक से अधिक के रूप में होता है तो वो भी अपने आप में क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जातिवाचक का एक ही कॉन्सेप्ट है कि जिसका बहुवचन बनाया जा सके। जब ये बहुवचन में प्रयोग होगी एक से अधिक तो बहुवचन, और बहुवचन में प्रयोग होगी तो किस में चली जाएगी? जातिवाचक। वो कैसे? अगर कहा जाए कि जयचंद एक अच्छा लड़का है या जयचंद एक खिलाड़ी है, तो इस वाक्य में जयचंद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक व्यक्ति का नाम दिया है। लेकिन यदि कहा जाए कि देश को हानि जयचंदों से हुई है, तो इस वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा होगी? इसमें जातिवाचक संज्ञा रहेगी। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। देखिए, हरिश्चंद्र का एक गुण था सत्यवादी होने का। कहा जाए कि हरिश्चंद्र एक राजा था तो क्या रहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्रों कर दिया, एक से अधिक के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो कहां चले जाएगा वो? जातिवाचक संज्ञा में। तो पहला बिंदु, पहला तथ्य याद करेंगे कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक से अधिक के रूप में होता है तो वह किस में चली जाती है? जातिवाचक संज्ञा में चली जाती है। दूसरी बात, इसमें उदाहरण आप लिख लेंगे। देश को हानि जयचंदों से हुई है। देश को हानि जयचंदों से हुई है। इस वाक्य में जयचंदों में संज्ञा कौन सी हो जाएगी? फिर जातिवाचक हो जाएगी। दूसरी बात सुनिए ध्यान से, भाववाचक संज्ञा का यदि बहुवचन बना दिया जाए, भाववाचक संज्ञा स्वयं में कोई संज्ञा नहीं है, उसे हम जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से तैयार करते हैं। लेकिन उस भाववाचक संज्ञा का भी यदि बहुवचन बना दिया जाए तो भी वो कहां चली जाएगी? जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन यदि हो जाए, बहुवचन में प्रयोग हो, तो कहां चली जाएगी? जातिवाचक में। कहां चली जाएगी? जातिवाचक में। कैसे? शब्द है गरीब। गरीब एक विशेषण शब्द है और गरीब से हमने बनाया गरीबी। अब गरीबी का भी मैं कर दूं गरीबियां। गरीबियां इंसान को मजबूर बना देती हैं या गरीबियां इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो देखिए, पहला पॉइंट हमने सीखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग यदि एक से अधिक के लिए होगा तो किस में चली जाएगी? जातिवाचक में। वहीं दोबारा देखिए कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग भी यदि एक से अधिक के लिए या उसका बहुवचन में प्रयोग किया जाए तो तुरंत ही किस में चली जाएगी? वो जातिवाचक संज्ञा में। उदाहरण के रूप में एक बहुत ही शानदार उदाहरण सुनिए। मीरा के सपनों में श्याम आते थे। अब सपना शब्द जो है वो स्वयं में क्या है? भाववाचक संज्ञा है, विचार है, एक दशा है। लेकिन सपनों कर दिया जाए तो तुरंत किस में आ जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में। कि मीरा के सपनों में श्याम आते थे, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। कमजोरियां, मजबूरियां, गरीबियां, तन्हाइयां, इस तरह से ये सुंदरताएं, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अगला टॉपिक, जिसका नाम है लिंग। अगला कौन है? लिंग। लिंग ऐसे लिखिए, लिंग ऐसे लिखिए या लिंग ऐसे लिखिए। लिंग का अर्थ है चिन्ह। लिंग का अर्थ क्या है? चिन्ह। लिंग वह संकेत चिन्ह है जिससे हमें स्त्री व पुरुष का बोध होता है, अर्थात वे संज्ञाएं शब्द या वह चिन्ह जिससे हम ये बताएं कि ये नर है, ये मादा है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये मेल है, ये फीमेल है, वही क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। हिंदी में मूल रूप से बात की जाए तो लिंग के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। लेकिन हमें अभी चारों पढ़ने हैं। एक होता है उभयलिंग और एक होता है नपुंसक लिंग। नपुंसक कहें या निर्जीव लिंग कहें, ठीक है। ये से अंग्रेजी में चलते हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर।
लेकिन हिंदी में भी हमें इनको चारों को पढ़ के चलना है। वैसे बात की जाए तो मूल रूप से कितने भेद होते हैं लिंग के? 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए पहली बात करते हैं पुल्लिंग की। पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग का मतलब आशय है कि वे संज्ञा शब्द जिनसे पुरुषों का बोध होता हो, वे संज्ञा शब्द जिनसे पुरुषों का बोध होता हो, जैसे पिता घर का मुखिया होता है। अब होती है या होता है? होता है। तो इस वाक्य में पिता क्या हुआ? पुल्लिंग। बेटा, भाई, पति, राजा, राजकुमार, कुत्ता, घोड़ा, बैल, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। दूसरी बात करते हैं स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग का आशय वे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्रियों का बोध होता हो, जिनसे महिलाओं का बोध होता हो, जैसे माँ हमारे जीवन का पहला गुरु होती है। तो इस वाक्य में माँ क्या है? स्त्रीलिंग है। बहनें हमारे घर की इज्जत होती हैं, तो बहन क्या है? स्त्रीलिंग है। बेटियां पिता के लिए वरदान होती हैं, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। रानी, राजकुमारी, पत्नी, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं उभय। उभय लिंग। अब देखिए, यदि हम उभय का अर्थ जान लें तो लिंग तो चिन्ह है ही है। उभय का आशय होता है दोनों। उभय माने दोनों, अर्थात वे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री व पुरुष दोनों का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं। जैसे कई बार पूछे कि मेंढक कैसा प्राणी है, तो मेंढक उभयचर प्राणी है। चर माने विचरण करना, उभयचर, जलचर, थलचर, खेचर। तो चर जिस प्रत्यय शब्द के प्रत्यय में रूप में लगा हो, उसका अर्थ क्या होता है? चलना, विचरण करना। तो उभयचर प्राणी है वो, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? उभयलिंग। उभयलिंग का आशय क्या है कि वे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री व पुरुष दोनों का बोध होता हो। जैसे विद्यार्थी देश का भविष्य होते हैं। अब विद्यार्थी क्या है? इसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो विद्यार्थी क्या हुआ? उभयलिंग हुआ। विद्यार्थी, अध्यापक, अधिवक्ता। अब अधिवक्ता एडवोकेट को कहते हैं। एडवोकेट अंग्रेजी का है, अधिवक्ता किसका है? हिंदी का है। और वहीं वकील किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। अभियंता इंजीनियर को कहते हैं। तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, ड्राइवर, कंडक्टर, प्लेयर, इस तरह से ये क्या हुए? उभयलिंग। बात करते हैं नपुंसक लिंग या निर्जीव लिंग। निर्जीव वस्तुओं के नामों को ही निर्जीव लिंग कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है निर्जीव। देखिए, ज़्यादातर बात नहीं करेंगे इसकी विस्तृत में, लेकिन निर्जीव का बस आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि वे सभी वस्तुएं जो अपने जैसी संतान पैदा करने की क्षमता नहीं रखती हो और जिनमें वृद्धि और विकास ना होता हो, यानी कि जिसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोई करैक्टर ना पाया जाता, वो क्या कहलाती है? निर्जीव। ऐसी सभी वस्तुएं किस में आती हैं? निर्जीव लिंग में या नपुंसक लिंग में। जैसे पुस्तकें हमारी वास्तविक दोस्त होती हैं, तो इस वाक्य में पुस्तक क्या है? नपुंसक लिंग, निर्जीव लिंग। खाट, मेज, कुर्सी, जूते, चप्पल, मोबाइल, ये सब क्या है? निर्जीव लिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये परिभाषा तो पूछेगा नहीं, सबसे जरूरी है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम में सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि मान का मति करो और वान का वती करो। ये 2 नियम याद रखिए, मान का मति और वान का वती। कैसे? श्रीमान, श्रीमती, आयुष्मान, आयुष्मती, धनवान, धनवती। जैसे लिखा जाए आयुष्मान, तो क्या हो जाएगा? आयुष्मती। धनवान, धनवती। श्रीमान, श्रीमान, तो क्या हो जाएगा? श्रीमती। अब देखिए, मति में ये कई बार परीक्षा में वर्तनी शुद्धि भी पूछता है, तो श्रीमती में मति बड़ी की मात्रा चढ़ेगी, ये छोटी मति कर दिया जाए, ये वाला मति, तो इसका मतलब होता है बुद्धि, कि उसकी मति मारी गई, बुद्धि मारी गई। ठीक है, तो आयुष्मान, आयुष्मती, श्रीमान, श्रीमती, धनवान, धनवती, गुणवान, गुणवती, रूपवान, रूपवती, सत्यवान, सत्यवती। तो पहला नियम है कि मान का मति और वान का वती करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। नाउ सेकंड है ताकत्री करने से। ताकत्री करने से कैसे? कि अभिनेता, अभिनेता, तो क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। विधाता, विधात्री, कर्ता, कर्त्री, धाता, धात्री, नेता, नेत्री। इस तरह से ताकत्री करने से क्या हो जाता है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। अब अगली बात करते हैं, तीसरा नियम क्या है? तीसरा है ए का आ करने से। तीसरा है इस ए का आ करने से। ए का आ करने से मतलब क्या है?
देखिए, जो शब्द जिस वर्ण पर समाप्त होता है वो उसी का अंत कहलाता है। जैसे काला, बाला, साला, आला, नाला, माला किस पर खत्म हुए? आ पर, तो इन्हें कहेंगे आकारांत। क्या कहेंगे? आकारांत। इमली, चटनी, गोली, रोली, बोली, ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे? ईकारांत। उसी प्रकार से एपकारांत, एकारांत शब्दों का हमें क्या कर देना? आकारांत कर देना। क्या कर देना है? आकारांत, यानी कि ए का आ कर देना है। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे लिखा है छात्र, तो क्या हो जाएगा? छात्र। शिष्य, शिष्य। अनुज, अनुजा। सुत, सुत माने बेटा, सुता। वृद्ध, तो क्या हो जाएगा? वृद्धा। सूर्य, सूर्य। इस प्रकार से क्या हो गया? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन सकता है। कब? जब ए का आ कर दिया जाएगा। ए का आ, अर्थात अकारांत शब्दों का क्या करना है? आकारांत करना है। अगला नियम, अगला नियम कह रहा है कि ईकारांत, ईकारांत शब्द कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ईकारांत शब्द कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग। ईकारांत का मतलब इमली, चटनी, गोली, रोली, बोली, टोली, गोली, ये सब क्या है? ईकारांत शब्द हैं। तो ये सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन कुछ अपवाद हैं और उन अपवाद को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। वो अपवाद क्या है? घी, दही, मोती, पानी, हाथी। घी, दही, मोती, पानी, हाथी, ये 5 शब्दों को याद रखें। घी, दही, मोती, पानी, हाथी। घी, दही, मोती, पानी, हाथी। ये भी बताया कि इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो इकारांत तो ये भी हैं, लेकिन इकारांत होने के बावजूद भी ये पुल्लिंग हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है? दही जमता है, दही जमती है। दोनों में से कोई नहीं। तो लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग है, इसीलिए दही जमता है वाक्य शुद्ध होगा। चलिए अगला, नेक्स्ट है महीनों के नाम। हिंदी महीनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब हिंदी महीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार। अब इस क्वार का नाम है अश्विन। क्या नाम है? अश्विन। क्या नाम है? अश्विन। इसको याद रखें, क्वार, अश्विन। कार्तिक, अगहन, पूस, फाल्गुन, माघ, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फाल्गुन, चैत्र। तो ये आप 12 महीने हिंदी के याद करेंगे। ये सब किस में होंगे? पुल्लिंग में। अगली बात, दिनों के नाम। दिनों के नाम क्या होंगे? सभी पुल्लिंग होंगे। दिनों के नाम सभी क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। कैसे? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सभी, यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सारे क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। अगली बात, ग्रहों। ये ग्रह लिखना है, ये ध्यान दीजिए। एक है ग्रह और एक है गृह। ये होम है और ये प्लेनेट है। ये प्लेनेट है, शुक्र, शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति। और ये क्या है? घर है, होम। ठीक है, तो ग्रहों के नाम, ये वाले ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सब क्या होते हैं? ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद में याद रखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी भी ग्रह है, जिसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी, धरा, धरनी, अवनी, वसुंधरा, कहने का से पृथ्वी क्या है? इसका अपवाद है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है नदियों के नाम। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम क्या है? स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम क्या है? स्त्रीलिंग है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, नील, अमेजन, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन अपवाद स्वरूप ब्रह्मपुत्र और सोन, ये क्या है? इसके अपवाद हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र और सोन के बाद भी यदि नदी लगा हो, तब भी वो कहाँ चले जाएंगे? स्त्रीलिंग में चले जाएंगे।
ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी की नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद स्वरूप ब्रह्मपुत्र और सोन ये भी नदी के नाम है, तो ये क्या होंगे, पुल्लिंग में चले जाएंगे। लेकिन इनके बाद भी यदि नदी लगा हो तो भी क्या होंगे, ये स्त्रीलिंग होंगे। अगली बात, वृक्षों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग। आम, बबूल, शीशम, पीपल, ये सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप 2-3 शब्द हैं, हमको याद रखेंगे। रात की रानी, तुलसी, अरहर, मक्का, ये क्या होंगे, स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। अब देखिए, इस तरह से हमारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के बहुत नियम होते हैं कि ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। अब कितने सारे याद करें, कुछ तो आपको याद करने हैं, लेकिन कुछ के लिए मैंने आज एक बहुत शानदार ट्रिक बनाई है। यदि आप उसको याद कर लेते हैं तो ये मानिए कि 90% तो आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तुरंत आपको माइंड में आ जाएगा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो वो बहुत शानदार ट्रिक है क्या, उसको आप देखिए, बहुत आनंद आएगा और उसे अन्यथा नहीं लेना है। देखिए, ट्रिक बनाई जाती है केवल अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए, अपने माइंड में किसी चीज़ को इनपुट करने के लिए, समझने के लिए, उसको अन्यथा नहीं लेना है। केवल आपको अपना एग्जाम निकालना है, चाहे किसी भी रीति से निकालें। आपको वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। ये 90% आपका काम करेगी। वो क्या ट्रिक है, ट्रिक नंबर फर्स्ट, मेरा छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा। अगर साला है भाई, आपके मेरा छोटा होगा या बड़ा होगा, अच्छा होगा नहीं तो बुरा होगा, कौन होगा, साला होगा। मैंने पर कहा है आपसे कि इस ट्रिक को अन्यथा नहीं लेना है। बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक है, आपके काम करेगी। 90% आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में हेल्प करेगी। साला लगा है तो वे शब्द क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग। अर्थात किसी शब्द के पहले आप इनको लगा के देखिए, यदि ये शब्द लगते हैं तो वो आपका पुल्लिंग है। दूसरी ट्रिक क्या है, मेरी या तो छोटी होगी ना तो बड़ी होगी, या तो अच्छी होगी और ना तो बुरी होगी। और कौन होगी, साली होगी। और वो किस में चली जाएगी, स्त्रीलिंग में चली जाएगी। अब आप कह रहे हो मुझे काम कैसे करेगी, तो सुनिए ध्यान से। जिन शब्दों के पहले पहली वाली लाइन लग जाए तो वो पुल्लिंग में, और नीचे वाली लग जाए तो स्त्रीलिंग में। एक ही लाइन में, एक ही ट्रिक में आपका 90% काम खत्म। उदाहरण के रूप में देखिए, शब्द लिखें घी। आप बताइए, मेरा घी या मेरी घी, अच्छा घी या अच्छी घी, बुरा घी या बुरी घी। साला घी भी इतना महंगा हो रहा है, कहां से खाया जाए। कहने का मतलब है कि आप इन ट्रिक को लगाइए, काम आपका हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, किवाड़। अब हमें पता नहीं है पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। मेरी किवाड़ या मेरा किवाड़, मेरी किवाड़। अच्छी किवाड़ या अच्छा किवाड़, अच्छी किवाड़। साली किवाड़ भी कल टूट गई, अब कहां से मैं फाटक लगाऊं। कहने का मतलब, इनसे आप इस ट्रिक के माध्यम से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम सीख सकते हैं। कहीं कहीं अपवाद भी आ जाएगा, जैसे कभी दही है, अपवाद बिल्कुल आ गया, अच्छी दही या अच्छा दही, अच्छी आ गया, लेकिन फिर भी क्या है, वो पुल्लिंग है। इस ट्रिक के माध्यम से आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ये हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम सीखे, वचन सीखे। इस प्रकार से ये संज्ञा का दूसरा भाग आपका संपन्न होता है। अब उम्मीद करता हूं कि आप इसे याद करेंगे, और जहाँ भी कहीं किसी को दिक्कत है या आपका कोई सुझाव है तो मुझे बहुमूल्य सुझाव आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य देंगे। अगली क्लास में हम अगले विकारी शब्द सर्वनाम के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।